मैं हूं दिल इम्तियाज़। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, हवा यानी एयर की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। और इन तीन चीज़ों से मिलकर वो बनाता है अपना फूड और एनर्जी। फूड और एनर्जी को बनाने में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप इसका इंसान से मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो इंसान जब एनर्जी बनाता है तो वो फॉसल ऑयल को जलाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अपना फूड और अपनी एनर्जी बनाने के लिए, जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसीलिए इंसान को प्लांट्स में बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी है और साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स किस तरह क्लीन एनर्जी बनाते हैं और इंसान उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। आज जितना इंसान प्लांट्स के बारे में जानता है, हमेशा से इतना नहीं जानता था। मैं आपको लेके चलता हूँ 16वीं सदी में। हम जा रहे हैं जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमेट के पास, जिन्होंने प्लांट्स पर पहली मर्तबा रिसर्च की और एक्सपेरिमेंट्स किए। उस वक्त के लोग और उससे पिछले वक्त के लोग ये समझते थे कि पौधे सॉइल को खाते हैं, प्लांट्स सॉइल को खाते हैं और बड़े होते हैं। हेलमेट ने ये जो सोच थी उसको परखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बनाया। हेलमेट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने साबित किया कि पौधे, प्लांट्स सॉइल को नहीं खाते और सॉइल को खाकर बड़े नहीं होते। उसके लिए उसने एक पॉट लिया जो कि सॉइल से भरा हुआ था, उसका वेट किया। फिर इसी तरीके से उसने एक प्लांट लिया और उसका वेट किया। उसने वो प्लांट जो है वो पॉट में लगा दिया है और 5 साल तक वो उसकी निगहदाश्त करता रहा, उसको पानी देता रहा, उसको सनलाइट देता रहा और वो प्लांट बढ़ता गया। उसके बाद 5 सालों के बाद उसने वो प्लांट उसमें से निकाला और उसकी लकड़ियां बना ली। अब जब उसने पॉट का दोबारा वजन किया जिसमें सॉइल थी, तो वो तकरीबन उतना ही था। देखें 89.9 केजी और 90 केजी, तो ये तकरीबन उतना ही था जहां से उसने शुरू किया था। और पौधा जो था वो 76 केजी का हो चुका था। तो आखिर पौधे में, प्लांट में ये जो वेट बढ़ा या उसको खुराक मिली वो कहाँ से ली? हेलमेट का ये ख्याल था इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि ये जो उसके पास वेट आया और उसको जो खुराक मिली, फूड मिला, वो पानी से मिला, सॉइल से नहीं मिला। और उसने इस चीज़ को पानी से कंक्लूड किया, जो कि पार्शली ठीक था पर पूरा ठीक नहीं था। 17वीं सदी में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए कि वो इंडोर प्लांट्स को उगा सकें। ये मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें लोगों ने प्लांट्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की। इस तस्वीर से हमें कुछ क्लूज मिलते हैं अगर हम डिटेक्टिव बन के सोचें, और वो ये कि इस सदी में इस वक्त तक इंसान को ये नहीं मालूम था कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनको ये पता होता तो इसकी जो रूफ होती वो ग्लास की बनी होती और इसमें बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ होती, ताकि जो अंदर प्लांट्स रखे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलती। ये चीज़ साबित की यैन इंगनहाउस ने 17वीं सदी में। ये एक डच साइंटिस्ट थे और ये कंट्री साइड पर जा रहे थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इनके एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल और रुख ले लिया। ये स्मॉल पॉक्स पर रिसर्च करने के लिए एक मज़ाफ़ाती इलाके में गए, यानी जिसे हम कंट्री साइड कहते हैं, जो कि बहुत लश ग्रीन था। वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स थे और ये पौधों की दुनिया में खो गए और उन पर एक्सपेरिमेंट करने लग गए। इनके जहन में ये सवाल था कि सनलाइट पौधों को क्या मदद देती है। उस वक्त के साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि पौधों से गैस का अखराज होता है, पौधे गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यंग ने इस बात को प्रूव करने के लिए पौधों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने पौधों को जार में लिया और उनको पानी से भर दिया और उन पौधों को उसने एक बंद कमरे में रख दिया। उसका ये ख्याल था कि अगर ये कोई गैस प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। आज तो हम ये जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पर उस वक्त ये मालूम नहीं था। एंगना इसका ये ख्याल था कि जब भी वो कोई गैस प्रोड्यूस करेंगे तो वो बबल की सूरत में ऊपर आ जाएगी। पर उसको
बड़े दिन इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उसने बंद कमरे में पौधे रखे हुए थे और उसको कोई गैस, किसी किस्म का बबल नहीं मिला। एक दिन उसने इत्तेफाकन वो पौधे उठा के सनलाइट में रख दिए। 10 मिनट में पौधों में से बबल्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए। अब ये साइंटिस्ट तो बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसने फौरन ये देखा कि जैसे ही मैंने सनलाइट में पौधे को रखा तो उसमें से बबल्स जो है वो निकलना शुरू कर दिए। उसने और किस्म के प्लांट्स लिए, उनके लीव्स लिए और उनको पानी में रख कर सनलाइट में रखना शुरू किया। तो जब भी वो सनलाइट में उनको रखता था तो बबल्स नज़र आना शुरू हो जाते थे, और जब वो सनलाइट से उनको हटा कर अंधेरे में रखता था तो बबल्स नहीं नज़र आते थे। अब सवाल ये पैदा होता था कि ये कौन सी गैस है। उसके लिए इस साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक स्टिक ली और उसको जलाया। जब वो स्टिक बुझ गई तो उसने उसको इस बीकर में डाल दिया। इसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन जमा हुई थी जिसका उसको पता नहीं था। पर जैसे ही ये बुझी हुई स्टिक जो है ये अंदर गई तो ये एकदम से फिर इसने शोला पकड़ लिया, और इससे इस साइंटिस्ट को पता चला कि इसके अंदर कोई फ्लेमेबल गैस है। और उसके बाद उसने एक दो और टेस्ट किया और उससे उसको पता चला कि ये ऑक्सीजन है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस साइंटिस्ट की। उसने इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पौधों के पत्ते इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन सब पर ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन सब के रिजल्ट एक जैसे आए, जिससे उसने ये कंक्लूड किया कि जब रोशनी दी जाए पौधे को तो पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ये सूरज की रोशनी है जिससे पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, या ये सूरज की हिरारत यानी उसकी हीट है जिसकी वजह से पौधे ये काम करते हैं। इस साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक फायर प्लेस के गिर्द बहुत सारे पौधे पानी में रखकर छोड़ दिए, पर किसी में से भी बबल नहीं निकले। और जैसे ही उन पौधों को सूरज की रोशनी में रखा गया तो बबल्स जो है वो आने से शुरू हो गए सामने। इससे इसको ये पता चला कि हीट की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती पौधों में, बल्कि सनलाइट वो फैक्टर है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पौधों में प्रोड्यूस होती है। अब हम चलते हैं 18वीं सदी में। अब बारी आती है जूलियस सैक्स की। ये एक बॉटनिस्ट थे, पर इनको बचपन से ही पौधों के साथ खेलने का बहुत शौक था, और इन्होंने पौधों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, और शायद पौधों के बारे में पहली बुक जो है वो जूलियन सैक्स ने लिखी, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहते हैं, जो बहुत अरसे तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही। जूलियन सैक्स जो है उसने पौधों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उसका जो की इंटरेस्ट था कि सनलाइट का पौधे इस्तेमाल कैसे करते हैं, आखिर पौधे अपनी कौन सी ऐसी खुराक बनाते हैं जिसमें सनलाइट का बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पौधे स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च शुगर की एक किस्म होती है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। जूलियन सैक्स ने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये जानता था कि अगर स्टार्च में आयोडीन मिक्स की जाए तो स्टार्च का कलर ब्लैक हो जाता है। मसलन ये एक पोटैटो है, और पोटैटो में हम आज जानते हैं कि स्टार्च होती है। तो अगर हम पोटैटो को छील कर, पील कर कर उस पर आयोडीन डालें तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो उसने ये किया कि उसने बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए और उन पत्तों को प्रोसेस किया, जिससे उनकी ये जो सब्ज कलर था वो निकल गया, और उसके बाद उसने उन पर आयोडीन डाली। अब उसके लिए रिजल्ट बड़े दिलचस्प निकले। जो पत्ते ऐसे थे जो डायरेक्ट सनलाइट से उतारे गए थे, जिन पर सनलाइट पड़ रही थी, उनका रंग पड़ते ही जब आयोडीन डाली गई तो ब्लैक हो गया, जिसका मतलब यह है कि उनके अंदर स्टार्च मौजूद थी। और कुछ पत्ते ऐसे भी थे जो ऐसे पौधों से उतारे गए थे जिनको अंधेरे में रखा गया था, तो जब उन पर आयोडीन डाली गई तो वो ब्लैक कलर के नहीं हो सके। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर स्टार्च मौजूद नहीं थी। तो सनलाइट में जो पत्ते मौजूद थे उनके अंदर तो स्टार्च थी। जिस तरह ये दो पत्ते एक जैसे हैं, पर ये सनलाइट में रखा गया पत्ता था और जब भी इस पर आयोडीन डाली जाएगी ये ब्लैक हो जाएगा। और ये जो पत्ता था ये ऐसे पौधे का था जो सनलाइट में नहीं रहा, 2-3 दिन ये अंधेरे में रहा, तो अब इस पर जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे तो ये ब्लैक नहीं होगा। तो इस पत्ते में स्टार्च मौजूद है और इस पत्ते में स्टार्च मौजूद नहीं है। या और हम तरीके से अगर कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस पत्ते में खुराक मौजूद है और इस पत्ते में अपनी खुराक मौजूद नहीं है।
इसी दौरान माइक्रोस्कोप बन चुकी थी। सैक्स ने सोचा कि वो क्यों ना माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें ताकि वो ये पता लगा सके कि पत्ते सूरज की रोशनी से कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। जो ही सैक ने पत्ते को माइक्रोस्कोप पर देखा तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि पत्ते के अंदर, एक लीफ के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उन स्ट्रक्चर्स में बहुत पावरफुल फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि उसको एनर्जी देती हैं बढ़ने के लिए और स्टार्च बनाने के लिए। इन पिगमेंट्स को जो यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहे हैं इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और पौधे को इतनी एनर्जी देते हैं कि वो बढ़ सके, नशोनुमा पा सके, बड़ा हो सके, ग्रो कर सके। अगर आज की दुनिया में सेक्स मौजूद होता तो वो ये देखकर हैरान रह जाता कि ये क्लोरोप्लास्ट मूव कर सकते हैं। ये डांसिंग क्लोरोप्लास्ट हैं और ये मूव क्यों करते हैं? ये उस जगह की तरफ मूव करते हैं जहां पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये सनलाइट रिसेप्टर्स हैं। तो अगर एक पत्ते पर आधी सूरज की रोशनी है और आधा पत्ता सूरज की रोशनी में नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर उस हिस्से में मूव करेगा जहां पर सूरज की रोशनी ज़्यादा है, ताकि ये एनर्जी हासिल कर सके और एनर्जी प्लांट को दे सके और वो स्टार्च बना सके, वो अपना फूड बना सके। हमें पता है कि स्टार्च फ्रूट में ज़्यादा होती है, हम भी अपने खानों में स्टार्च का बहुत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक पोटैटो सेल दिखाया है और इस सेल में थोड़ी देर पहले तक स्टार्च मौजूद नहीं थी, जो कि आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। ये स्टार्च है, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये स्टार्च है। पर जैसे ही हमने इस पोटैटो को सूरज में रखा, सूरज की रोशनी में रखा, तो यहाँ पर हमें स्टार्च बनते हुए नज़र आ रही है और ये पैकेट्स जो हैं, ये सेल्स जो हैं स्टार्च से भरते जा रहे हैं और इनकी वजह क्लोरोप्लास्ट है जो कि ये एनर्जी ले रही है और फिर आगे ये स्टार्च बना रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सनलाइट पौधे अपना फूड बनाते हैं, पर उसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कि पौधों को ज़रूर चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जाती कैसे है, पौधे कैसे इनको इनहेल करते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप में अगर हम एक लीफ रख के देखें तो हमें छोटे छोटे सुराख नज़र आएंगे, ओपनिंग्स नज़र आएंगी। ये एक पत्ते का माइक्रोस्कोपिक व्यू है और इसमें आपको छोटी छोटी ओपनिंग्स नज़र आएंगी जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये छोटे सुराख कभी बहुत खुले होते हैं और कभी बिल्कुल बंद होते हैं और ये डिपेंड करता है कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज़रूरत है। इसके ज़रिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, आपको 5 माइक्रोमीटर का एक स्टोमेटा नज़र आ रहा है जो बंद भी हो रहा है और खुल भी रहा है। तो इसको कंट्रोल किया जाता है और इसको इसलिए कंट्रोल किया जाता है जब पौधे ने कोई चीज़ इनहेल करनी होती है या एक्सहेल करनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए, इन छोटी छोटी ओपनिंग्स के ज़रिए इनहेल की जाती है, पौधे में दाखिल हो जाती है। हमारी अब स्टोरी ये है कि एक पौधे को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं अपना फूड बनाने के लिए। वो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके ज़रिए वो अपनी शुगर्स बनाता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बनाता है और उसको प्रोड्यूस कर देता है, हवा में छोड़ देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं। इससे हमें एक और चीज़ समझ आती है कि पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करते हैं, जबकि हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती हैं। जब हम फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उनको यूज़ के काबिल कैसे बनाता है, इसके लिए इंसान को इंतज़ार करना पड़ा उस वक्त तक जबकि बर्कले में पहला साइक्लोट्रॉन बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी मशीन है साइक्लोट्रॉन। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसके बारे में मैं अपनी दूसरी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। ये वो वक्त है जब रेडियो एक्टिविटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इस साइक्लोट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 जो है उसको जांचा गया, उसको पैदा किया गया आर्टिफिशियली। उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास दुनिया में 98.9% कार्बन 12 है और बाकी दोनों कार्बन 13 और 14 उसके आइसोटोप्स हैं और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो कार्बन 12 जो है ये ज़्यादातर हमारी यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में मौजूद है और CO2 इस कार्बन से बनती है।
जबकि कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव कार्बन है और इसका फ़ायदा ये है कि इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ये कार्बन जहाँ जहाँ जाएगा अपना ट्रेसेस जो है अपने वो छोड़ता जाएगा और उससे हमें पता चलता जाएगा कि ये किन किन स्टेप से होकर गुजरा है। तो इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, C12 को हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कार्बन 14 इस साइक्लोट्रॉन से जनरेट हुआ तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको यूज़ करें, और वो साइंटिस्ट थे केल्विन एंड बेंसन। केल्विन एंड बेंसन एक ही लैब में काम करते थे, जिसमें केल्विन जो है वो हेड था और बेंसन उनका सबऑर्डिनेट था। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों को देते हैं वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो C12 ना हो बल्कि C14 हो, रेडियो एक्टिव कार्बन हो। तो उससे जब पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा तो हमें उसका ट्रैक मिलता जाएगा, हमें पता चलेगा कि CO2 को पौधे ने कैसे कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया। उसका ऑपरेटर्स मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर आपको लॉलीपॉप की तरह का एक बीकर नज़र आ रहा है जिसमें एलजी है, एलजी इसमें भरी हुई है और उसमें हम रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और सनलाइट जो है उसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल बल्ब लगाया हुआ है जो उसको सनलाइट दे रहे हैं। तो जैसे ही हमने उसको ये तीनों चीज़ें दी तो उसका रिएक्शन शुरू हो गया और उसने अपना फूड बनाना शुरू कर दिया। और उसकी इस फूड बनाने का मैकेनिज्म जो है उसको रिकॉर्ड किया गया, उसकी तस्वीरें ली गई, उसको रेडियो एक्टिवली रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इसके अंदर अल्कोहल डाल दिया गया जिसने ये सारा प्रोसेस किल कर दिया, ख़त्म कर दिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। पर एक्सपेरिमेंट हो चुका था और उसके बाद जब उसका क्रोमेटोग्राफ लिया गया और कार्बन के ट्रेसेस लिए गए कि वो कैसे कैसे प्लांट में और उस पौधे में एल्जी में ट्रेवल किया, तो यहाँ पर आपको ये क्रोमेटोग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें ये ब्लैक कलर के आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली C14 कार्बन जो है उसका पाथ है और हर जगह पर वो नया मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पर उसकी स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पर वो किसी और मॉलिक्यूल का हिस्सा है, यहाँ पर वो किसी और मॉलिक्यूल का हिस्सा है। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर एक पूरी टेक्नोलॉजी है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट और पानी के साथ यूज़ करते हुए स्टार्च बनाने का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सामने लाए। पर इसको डिकोड करना इतना आसान नहीं था। बेंसन का ये ख्याल था कि कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए CO2 में प्लांट एक स्पेशल प्रोटीन का इस्तेमाल करता है और उसका ख्याल बिल्कुल सही निकला। और इस पूरे क्रोमेटोग्राफ को उनको डिकोड करने में 10 साल लगे ताकि उनको पता चल सके कि हर स्टेप पर कार्बन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और वो फिर आगे कैसे ग्लूकोज और स्टार्च बना रहे हैं। और उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सम अप किया और हमें एक साइकिल दिया जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं अमूमन, और अब दुनिया इसको केल्विन एंड बेंसन साइकिल कहना शुरू कर दिया, जिसमें CO2 से स्टार्च की जो बनाने तक का जितना भी अमल है उसको स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, लिखा गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी क्योंकि इससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट ग्रूम करता है, बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से इस केल्विन साइकिल से हमें ये पता चलता है कि उसके पास कहाँ से वो एनर्जी आती है जिसके ज़रिए वो बहुत बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है और उसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, वहाँ से मिनरल लेती हैं, पानी लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में तकरीबन बहुत कुछ जान चुके हैं। हमें ये पता है कि 3 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों को चाहिए होती है अपने स्टार्च बनाने के लिए। इंसान ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा यील्ड हासिल करना शुरू कर दी। मैं आपको लेके चलता हूँ हॉलैंड, जो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। यहाँ पर आपको एक ग्रीन हाउस दिखाया गया है। इस ग्रीन हाउस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं और उन प्लांट्स को आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है क्योंकि रात को सूरज की रोशनी ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। तो उसको रात को भी जारी रखने के लिए एक स्पेशल लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं जो कि उतनी ही एनर्जी रखती हैं जितनी कि सनलाइट। तो ये पौधे जो हैं ये रात को भी फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, फूड प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके जो फल हैं और इनकी जो यील्ड है इस लाइट की वजह से वो बहुत जल्दी आ जाती है। अगर इन्होंने 6 महीने में एक
फ्रूट देना है तो अब दिन रात फूड पैदा करने की वजह से ये 3 महीनों में वो फ्रूट हमें दे देते हैं। तो एक तो फ्रूट की टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो गया, फिर फ्रूट बहुत ज़बरदस्त और उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप हो गया। तो इस तरीके से सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है उसको कंट्रोल किया जाता है और उससे से ज़्यादा यील्ड ली जाती है। स्पेस में भी हम पौधे लगाते हैं और स्पेस में भी हमारे पास सूरज की रोशनी तो नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम यही आर्टिफिशियल लाइट्स जो है उनको यूज़ करते हैं। उनमें इतनी एनर्जी होती है, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी होती है इसमें बिल्कुल एनर्जी उतनी नहीं होती, पर इन जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये पौधों को सनलाइट का मुतबादिल दे सकती हैं और उससे पौधे अपना खाना जो है वो बनाते हैं। इसलिए अब स्पेसशिप्स में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ। ये केस स्टडी है यूके की, इंग्लैंड की, जहाँ पर ये सबसे बड़ा टोमेटो ग्रीन हाउस है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके पीछे आपको एक फैक्ट्री नज़र आ रही है। इस फैक्ट्री से दो चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जो है ये हवा में छोड़ देते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अमूमन हवा में छोड़ी जाती है, पर इस फैक्ट्री में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस फार्म हाउस को, इस ग्रीन हाउस को दे देते हैं, जिसमें ये ट्यूब्स के ज़रिए पौधों में जाती है और वहाँ पर छोटे छोटे सुराख के ज़रिए कंट्रोल्ड CO2 जो है वो लीक होती है इन ट्यूब्स के ज़रिए। पौधों को क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, और अगर CO2 का मिकदार बढ़ेगी तो पौधे जो हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। तो अब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में होती है, पौधों को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा फूड मिलता है, उस वजह से उनका जो फ्रूट है वो आधे वक्त में आ जाता है और यील्ड जो है वो भी रिकॉर्ड होती है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के दूसरे फैक्टर को कंट्रोल करके बहुत सारे ग्रीन हाउस ज़्यादा यील्ड ले रहे हैं। जहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं होती वहाँ पर छोटे छोटे टैंक लगाए जाते हैं और उनके ज़रिए लिमिटेड CO2 जो है ग्रीन हाउस को दी जाती है, ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा जल्दी फ्रूट्स जो हैं वो मिल सकें। फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा पावर है। हमारी दुनिया में जितने प्लांट हैं वो एक साल में उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं फोटोसिंथेसिस से, जितनी कि हमारी सिविलाइजेशन जो शुरू से लेकर एंड तक है वो 6 टाइम्स अगर दोबारा आए और उसकी पावर की जितनी ज़रूरियात हैं वो ये प्लांट सिर्फ एक साल में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। और ये है भी क्लीन एनर्जी, इसमें हमें ना तो CO2 मिलती है, ना कोई एमिशंस होते हैं ऐसे जो हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो ये इतनी क्लीन एनर्जी है। और यहाँ पर हमने नासा का एक आपको पूरा मैप दिखाया है, इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। जहाँ जहाँ भी आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और कितना सिंपल इसका तरीका है कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। समंदर में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा, क्योंकि दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस जो है वो समंदर में जो पौधे होते हैं उनसे हो रही होती है। तो समंदर जो है उनका भी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। दुनिया में अब बहुत सारे ग्रीन हाउस समंदर के नीचे लगाए जा रहे हैं, अंडर वाटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरीज का ग्रीन हाउस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज पैदा की जाती हैं इटली में। तो इसी तरीके से जहाँ पर ज़मीन पर ग्रीन हाउस यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ पर समंदर के अंदर भी लगाए जाते हैं। पर जो सबसे मज़े की बात इंसान कर रहा है वो ये कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इंसान कैसे फ्यूल जनरेट कर सकता है। हमें पता है कि हम पौधों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पौधे अपना खाना ऐसा बनाते हैं कि वो एनवायरनमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके। हमें यह भी पता है कि जब हम पौधों को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देते हैं, हमें यह भी मौजूद है कि वाटर को पौधा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ता है और ये दोनों फ्यूल हैं। हाइड्रोजन जो है वो भी फ्यूल है और ऑक्सीजन भी फ्यूल है। तो हम इस तरीके से पौधों से फ्यूल ले सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पौधे स्टार्च बनाकर हमें दें, पर हम ये तो चाहते हैं कि पौधे जिस तरीके से CO2 को तोड़ते हैं और पौधे जिस तरीके से पानी को ब्रेकअप करते हैं, हम वो चीज़ सीख सकें और उस तरीके से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्यूल बना सकें और उसमें कोई भी ऐसा इखराज ना हो किसी गैस का जो हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब कर सके। उसके लिए साइंटिस्ट आर्टिफिशियल लीफ पर काम कर रहे हैं, जो कि सनलाइट लेता है और वाटर लेता है और फिर सनलाइट से वाटर को तोड़ता है। क्रॉनन ली जो है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं।
और वो अपनी लैब पर ऐसा ही काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया है जो सूरज की रोशनी के साथ वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई और उनको एडिशनल पावर जो है वो बैटरी से देना पड़ रही है। यानी सूरज की जो रोशनी है उसमें उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि वो इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकें, जो कि फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है। अभी अगले स्टेप जो है वो उसके बाद आएंगे। तो वो इसके लिए एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिस दिन इस बैटरी की ज़रूरत ख़त्म होगी, ये हमारे लिए एक इतना बड़ा एनर्जी सोर्स बन जाएगा जो कि क्लीन होगा और जो कि बहुत मैसिव होगा कि आप सनलाइट के ज़रिए वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के ऑक्सीजन जो कि फ्यूल है उसको जनरेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग में हेल्प आउट करेगी और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के तौर पर हम मुख्तलिफ जगहों पर जला सकेंगे। इसी तरीके से कंबस्शन उनकी हो सकती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट हर जगह पर फोटोसिंथेसिस या आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को रीजनरेट करना चाहते हैं अपनी लैब्स में। वो पौधों से सीख रहे हैं, वो आर्टिफिशियल लीफ जो है वो बना रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट से वो लाइट ले सकें, सनलाइट ले सकें, CO2 ले सकें और हमें स्टार्च की बजाय वो फ्यूल दे सकें। यहाँ पर ये मुख्तलिफ आर्टिफिशियल पौधों के ऐसे नेटवर्क हैं, पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि हमें फ्यूल दे रहा है, और वो फ्यूल क्या होगा, वो हाइड्रोजन होगा जो कि हमें मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत अहम चीज़ है जिससे हमें क्लीन एनर्जी मिल सकेगी, जिससे हमें फॉसिल ऑयल को जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, गैस को जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे हमारी एनवायरनमेंट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ेगी नहीं और हमारी ज़मीन जो है वो ज़्यादा अच्छी जगह होगी रहने के लिए।